हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। देखिए, इससे पहले वाला जो वीडियो हमने ख़त्म किया था वो किस पर किया था? न्यूनेटल की जॉन्डिस का डेफिनेशन देखा था। डेफिनेशन के बाद में उसके साइंस सिम्टम्स देखे थे, किस तरीके से उसको डायग्नोस किया था, डायग्नोस करने के बाद में किस तरीके से ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट हमने अब तक फिनिश कर दिया था, क्योंकि ट्रीटमेंट हमने दूसरे वीडियो के अंदर पढ़ा था, इसलिए पार्ट 2 आएगा आपका। इसलिए इसको पढ़ने से पहले आपने पार्ट 1 को जरूर देखना है। यानी फर्स्ट वन होगा दैट इज दी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और एक होगा पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। तो इनकी हम ट्रीटमेंट की बात करें न्यूनेटल जॉन्डिस की, तो ट्रीटमेंट में सबसे फर्स्ट यानी कि जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है उसमें किसी भी तरीके का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही सेल्फ लिमिटेड होता है, ठीक हो जाता है। अब देखिएगा कैसे ठीक होता है। तो जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है यानी कि किस तरीके से सेल्फ लिमिटेड है, सेल्फ रिसॉल्विंग है। तो रिसॉल्व में होगा तो टर्म बेबी के अंदर, किसके अंदर होगा? टर्म बेबी के अंदर, या फिर क्या हो सकता है प्री टर्म बेबी के अंदर। किसके अंदर? टर्म और प्री टर्म के अंदर। जब टर्म के अंदर बात करेंगे तो टर्म के अंदर हो जाता है 7 to 10 डेज के अंदर। 7 to 10 डेज के अंदर क्या होता है? रिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमने बताया था कि 1 डे से 1 वीक के अंदर देखने को मिलेगा फिजियोलॉजिकल। 1 वीक मतलब 7 डे, और 7 से 10 डेज की यानी 3 दिन के अंदर क्या हो जाता है? वो नॉर्मली ठीक हो जाता है। लेकिन प्री टर्म के अंदर होगा तो पहले देखने को मिलेगा, मैंने बोला आपको 3 डे पर हो जाता है, तो 3 डे पर होगा तो इसका मतलब ठीक होने में भी ज्यादा लगाएगा, क्योंकि न्यूनेट है वो, सॉरी प्री टर्म है। तो प्री टर्म है तो ये होगा आपका 10 to 14 डेज के अंदर। कितने दिन तक? 10 to 14 डेज तक। तो याद रखना, यानी कि टर्म के अंदर 7 to 10 डेज में अपने आप ही रिसॉल्व हो जाएगा, सेल्फ रिसॉल्विंग है। और प्री टर्म के अंदर 10 to 14 डेज के अंदर क्या हो जाएगा? रिसॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट होगा दैट इज दी पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, जिसके अंदर हीमोलाइटिक डिसीज मोस्ट कॉमन कॉज था। तो इसका मतलब क्या होगा? डिसीज कंडीशन है, तो डिसीज कंडीशन होगा तो फिर पैथोलॉजिकल होगा। पैथोलॉजिकल होगा तो इसका मतलब क्या है? ट्रीटमेंट स्पेसिफिक टाइप की जरूरत होगी, जिसके अंदर फर्स्ट वन मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज द फोटोथेरेपी, सेकंड वन होता है दैट इज द एक्सचेंज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ईबीटी, और नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज द ड्रग्स। क्लियर है? तो एक एक से स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट वन दैट इज द फोटोथेरेपी। न्यूनेटल जॉन्डिस में ट्रीटमेंट में फर्स्ट वन होगा दैट इज दी फोटोथेरेपी। क्या होगा? फोटोथेरेपी। फोटो नाम से पता चल रहा है, फोटो मीन्स होता है लाइट, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज लाइट थेरेपी। इसको क्या बोलते हैं अपन? लाइट थेरेपी भी बोलते हैं। आ गया समझ में? फोटोथेरेपी दैट इज दी लाइट थेरेपी। इसका मतलब इसके अंदर लाइट यूज होंगी। क्या होंगी? लाइट होंगी। तो मेनली 2 लाइट्स होती हैं, एक होगा ब्लू लाइट। कौन सा होगा? ब्लू लाइट। और एक होगा दैट इज दी व्हाइट लाइट। कितनी लाइट होती हैं? टोटल लाइट की बात करेंगे तो 8 लाइट होंगे। कितने होंगे? 8 लाइट। देखो लाइट में ब्लू लाइट होगा और व्हाइट लाइट होगा। ब्लू लाइट एंड व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट और ब्लू लाइट दोनों ही यूज होते हैं, लेकिन ब्लू लाइट होता है वो ज़्यादा लगते हैं और व्हाइट लाइट होते हैं वो कम लगते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि फोटोथेरेपी के अंदर ब्लू लाइट और व्हाइट लाइट का रेशियो क्या होता है? 2:1। क्या होगा? 2:1 रेशियो होगा। क्लियर बात समझ में? इसका मतलब 2 ब्लू लाइट होंगी, एक कैसी होगी? व्हाइट लाइट होगी। अब देखिए ब्लू लाइट ज़्यादा लगा रहे हैं, व्हाइट लाइट कम लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिएगा जो हीमोग्लोबिन होता है, बिलिरुबिन होता है, उसकी वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब है लाइट। लाइट की जो वेवलेंथ होती है जिसको बिलिरुबिन क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो वो होती है दैट इज दी 420 to 600 नैनोमीटर। कितना होता है? 420 to 600 नैनोमीटर। आगे समझ में? अब देखिएगा इसका मतलब जो लाइट इस रेंज में होगा वो तो इफेक्टिव होगा, बिलिरुबिन को क्या कर देगा? डैमेज कर देगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा। आगे समझ में? लेकिन जो लाइट इसके क्या होगा? इधर उधर होगा, वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो देखिएगा ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो होता है दैट इज दी 450 to 500 नैनोमीटर। इसका मतलब देख लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंटली यूज हो रहा है 450 to 500 नैनोमीटर। इसका मतलब ब्लू लाइट मोस्ट इफेक्टिव होता है, मोर यूजफुल होता है। किसके लिए? जॉन्डिस को रिमूव करने के लिए, बिलिरुबिन को रिमूव करने के लिए। लेकिन व्हाइट लाइट का लेंथ होता है वो होता है 500 to 600। कितना होता है? नैनोमीटर। 500 to 600 नैनोमीटर। इसका मतलब इसका लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे बिलिरुबिन क्या होगा? लाइट का कम एब्जॉर्प्शन करेगा। तो इसका मतलब है 500 to 600 होगा, तो इसका मतलब कम एब्जॉर्प्शन होगा। ये कितना होना चाहिए? 420 के नियर बाई होना चाहिए। तो 420 के नियर बाई 450 क्या है? ब्लू लाइट है। इसलिए लेकिन ब्लू लाइट होता है वो क्या करता है? 2 चीज़ें करता है। एक तो साइनोसिस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं।
साइनोसिस होता है तो इनिशियल साइनोसिस होगा, उसको असेस नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, साइनोसिस को असेस करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नंबर 2, ये क्या करता है, जो केयर टेकर होते हैं, कौन होते हैं, केयर टेकर, नर्सिंग ऑफिसर्स जो होते हैं, उनकी आईज को क्या करता है, ये इरिटेट करता है। क्या करता है, इरिटेट करता है। आगे समझ में? तो इस इरिटेशन से बचने के लिए और साइनोसिस को बेस्टली असेस करने के लिए अपन कौन सी लाइट यूज करते हैं, व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट क्या करता है, एक तो साइनोसिस को असेस करने में हेल्प करता है, साइनोसिस को क्या करेगा, असेस करने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट, जो इरिटेशन हो रहा है आई, तो आई इरिटेशन को प्रिवेंट करता है, आई इरिटेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। आगे बात समझ में? तो इसी के लिए व्हाइट लाइट को मेनली यूज किया जाता है। अगर पूछा जाए आपको तो बता देना, ब्लू लाइट को मोस्ट कॉमनली या मोस्ट इफेक्टिव जो होती है ब्लू लाइट होती है, लेस इफेक्टिव व्हाइट लाइट होता है। व्हाइट लाइट का क्या होता है, साइनोसिस को असेस करने में और जो आई इरिटेशन हो रहा है हेल्थ केयर वर्कर को, उसको प्रिवेंट करने में मोस्ट कॉमनली यूज होती है। क्लियर आगे बात समझ में? वेरी गुड। अब देखिएगा, जो फोटोथेरेपी होती है वो मेनली 2 प्रिंसिपल पर वर्क करती है। कितने पर? 2 प्रिंसिपल। फोटोथेरेपी को हमने क्या बोला है, लाइट थेरेपी बोला है। क्या बोला है, लाइट थेरेपी। तो लाइट थेरेपी का प्रिंसिपल पूछ सकते हैं आपसे, क्या पूछ सकते हैं, प्रिंसिपल। तो ऐसे कौन से 2 प्रिंसिपल हैं जिन पर वर्क करता है वो, तो मेनली 2 प्रिंसिपल होते हैं। तो फर्स्ट वन प्रिंसिपल होगा दैट इज दी फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन होगा। नंबर 2 होगा दैट इज दी फोटो आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन। क्लियर दोस्तों? देखिए, आइसोमराइजेशन और फोटो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है यानी कि वाटर के साथ में बिलिरुबिन का इनसेंसिबल लॉस करा देगा। जैसे इनसेंसिबल लॉस होगा, किसके द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा होता है, स्किन के द्वारा होता है। तो यानी कि डायरेक्टली स्किन के द्वारा क्या कर देना, बिलिरुबिन का इनसेंसिबल लॉस, क्या कर देना, इनसेंसिबल लॉस ऑफ बिलिरुबिन, दैट इज द फोटो ऑक्सीडेशन। लेकिन क्या करेगा उसको, यानी कि नॉर्मली आपको पता है कैसा बनता है बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बनता है, वाटर इंसॉल्युबल बनता है। तो वाटर इंसॉल्युबल बिलिरुबिन को सॉल्युबल बिलिरुबिन को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, वाटर सॉल्युबल के अंदर। किसके अंदर करेगा, वाटर सॉल्युबल के अंदर। जो वाटर सॉल्युबल होगा तो इसका मतलब बॉडी से क्या करवाएगा, फिर इसका एक्सक्रीशन करवाएगा। क्या करवाएगा, एक्सक्रीशन। और ये एक्सक्रीशन कैसा होगा, सेंसिबल होगा। कैसा होगा, सेंसिबल। मतलब इसका मतलब किसके साथ होगा, ये यूरिन के साथ होगा। आगे समझ में? तो इसको बोलते हैं फोटो आइसोमराइजेशन। तो मोस्ट कॉमन जो प्रिंसिपल होता है, जो 80% काम करता है, वो कौन सा करता है, आइसोमराइजेशन करता है। कौन सा करता है, आइसोमराइजेशन। इसलिए ये मोस्ट कॉमन प्रिंसिपल है और ये लेस कॉमन है, 20% पर एक्ट करता है। आगे बात समझ में? पर फिर भी याद रखना कि लाइट थेरेपी होता है, उसके कौन से 2 सिद्धांत होते हैं जिन पर वो काम करता है। तो उसके 2 सिद्धांत है, कि फोटो ऑक्सीडेशन है, दूसरा सिद्धांत है फोटो आइसोमराइजेशन, जिसमें इनसॉल्युबल हीमोग्लोबिन को सॉल्युबल बनाएगा, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करेगा, बॉडी से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। जैसे बॉडी करती है, जैसे बॉडी भी तो ये करी थी, लिवर क्या कर रहा था, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहा था, किसके द्वारा, स्टूल और यूरिन के द्वारा पास करा रहा था। सेम उसी कंडीशन में इस प्रिंसिपल पर वर्क करेगा, दैट इज दी फोटो आइसोमराइजेशन। आगे समझ में? तो प्रिंसिपल पूछ सकता है आपसे, लाइट के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ फोटोथेरेपी की बात करें, किसकी करेंगे, टाइप्स ऑफ फोटोथेरेपी। तो टाइप्स ऑफ फोटोथेरेपी भी कितने टाइप्स का होगा, मेनली 2 टाइप्स का होगा। देखिएगा, जब तक हमने फोटोथेरेपी में पढ़ा है, हर चीज 2 है, लाइट 2, ब्लू व्हाइट। आगे समझ में? नेक्स्ट हमने देखा किसकी, प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल भी सिद्धांत भी कितने, 2, फोटो ऑक्सीडेशन और फोटो आइसोमराइजेशन। नेक्स्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइप की। किसकी बात कर रहे हैं, टाइप की। देखिएगा दोस्तों, जब टाइप की बात करेंगे तो टाइप भी कितने होंगे, फिर 2 होंगे। आगे समझ में? फर्स्ट वन होगा दैट इज दी सिंगल फोटोथेरेपी और नेक्स्ट होगा दैट इज दी डबल फोटोथेरेपी। कौन सा होगा, डबल फोटोथेरेपी। आगे सर, अब देखिए नाम से पता चल रहा है, सिंगल मतलब सिंगल, डबल मतलब डबल, यानी सिंगल सरफेस पर। किस पर, यानी कि जब माइनर कंडीशन होगी, बहुत ज़्यादा जो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ नहीं होगा, लेस देन 10 होगा, तो फिर कौन सा यूज करेंगे, सिंगल फोटोथेरेपी होगा। मतलब सिंगल साइड एक्सपोजर, बेबी का सिंगल साइड एक्सपोजर करवाते हैं। सिंगल साइड एक्सपोजर करवाएंगे तो उसको सिंगल फोटोथेरेपी कहेंगे। और देखिए, यानी बोथ साइड से, यानी कि पर्सन को इस तरीके से ट्रांसपेरेंट के ऊपर लेटाएंगे, ग्लास के ऊपर, नीचे से भी फोटोथेरेपी, ऊपर से भी फोटोथेरेपी, मतलब डबल साइड क्या करवा रहे हैं, एक्सपोजर करवा रहे हैं। तो बोथ साइड एक्सपोजर, उसको क्या बोलेंगे फिर, डबल थेरेपी। डबल साइड एक्सपोजर डबल थेरेपी, सिंगल साइड एक्सपोजर सिंगल थेरेपी। सिंपल सी बात है। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट
जो होगा दैट इज दी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। एक नर्सिंग ऑफिसर होगा, अगर बच्चा किस पर है, फोटोथेरेपी पर है, तो उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको क्या जिम्मेदारियां निभानी है अपनी, दैट इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन भी आपके लिए, क्योंकि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर की, तो इसका मतलब नर्सिंग ऑफिसर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वेश्चन वहीं से पुटअप होगा। क्लियर है दोस्तों? तो देखिएगा सबसे फर्स्ट वन PNR पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं? PNR मतलब प्राइमरी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग फोटोथेरेपी, ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट एक बात करते हैं कि यानी कि फोटोथेरेपी की लाइट और बेबी के बीच की डिस्टेंस, किसकी बात करते हैं? डिस्टेंस की। जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो यानी फोटोथेरेपी की जो लाइट है और बेबी नीचे जो लेटा हुआ है उसके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो दैट इज दी 45 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 45 सेंटीमीटर, या फिर इसको इंच में लिख सकते हैं तो दैट इज दी 18 इंच। इतना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट इंपोर्टेंट दैट इज दी जेनाइटल ऑर्गन, मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन है आईज, इनको क्या करना है? कवर करना है। तो यानी कि आईज एंड जेनाइटल ऑर्गन को क्या करना है? कवर करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया। दूसरा देखिए थर्ड वन, यानी कि फ्रीक्वेंट चेंज पोजीशन, मतलब आपने ये क्लियर करना है या आपने ये चीज़ को जानना है कि बेबी की ऑल ओवर स्किन है वो अच्छे से एक्सपोजर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक साइड में तो पूरी तरह से एक्सपोजर हो गया, दूसरी साइड में एक्सपोजर ही नहीं हुआ। इसलिए फ्रीक्वेंट पोजीशन को क्या करना है? बेबी की को चेंज करना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट दैट इज दी डिहाइड्रेशन को असेस करना है। किसको करना है? डिहाइड्रेशन को। इसका मतलब है डिहाइड्रेशन को जब असेसमेंट की बात करेंगे तो इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा दैट इज दी, इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा दैट इज दी ब्रेस्ट फीडिंग। क्या हो जाएगा? ब्रेस्ट फीडिंग। किसकी बात करेंगे? ब्रेस्ट फीडिंग की बात करेंगे। आगे समझिए दोस्तों, देखिएगा डिहाइड्रेशन हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग। अब ब्रेस्ट फीडिंग कैसे है? फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। फ्रीक्वेंटली का मतलब है टू आवर्ली क्या करवाना है? ब्रेस्ट फीडिंग है, जिससे क्या ना हो पर्सन को डिहाइड्रेशन ना हो। क्योंकि एक चीज को याद रखना, जब फोटोथेरेपी होता है तो एक्स्ट्रा फ्लूइड लॉस होता है, क्योंकि क्या हो रहा है? हीट दे रहे हैं अपन बेबी को, क्या दे रहे हैं? हीट। और हीट की वजह से क्या होगा? फिर हीट की वजह से क्या होगा? लॉस होगी बॉडी से। अब हीट की वजह से क्या होगा? इवेपोरेशन की वजह से क्या होगा? फिर वाटर लॉस होगा। क्या होगा? वाटर लॉस। तो अब कई बार पूछते हैं कि कितना वाटर लॉस होता है फोटोथेरेपी में, तो फोटोथेरेपी में होता है 20 to 40 ml। कितना होता है? 20 to 40 ml फ्लूइड का लॉस होता है। अगर लेकिन यही कई बार पूछ लेते हैं कि जो बार्मर होते हैं, रेडिएंट बार्मर्स जो होते हैं उनके अंदर फ्लूइड का लॉस कितना होता है, तो उनके अंदर फोटोथेरेपी से ज़्यादा होता है, यानी 40 to 60 ml होता है। कितना होता है? 40 to 60 ml। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेडिएंट बार्मर में 40 to 60, इसका मतलब है फोटोथेरेपी जब दे रहे हैं तो 20 to 40 ml हमें एक्स्ट्रा फ्लूइड देना है, क्योंकि ये क्या हुआ है? एक्स्ट्रा लॉस हुआ है। तो इसका मतलब जब एक्स्ट्रा लॉस है तो इसका मतलब फ्लूइड भी क्या देना है? फिर हमने एक्स्ट्रा देना है। फ्लूइड भी क्या देना है? एक्स्ट्रा देना है। आगे समझ में? तो एक इस चीज को याद रखना। देखिएगा डिस्टेंस, आई एंड जेनाइटल को कवर करना है, फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज करना है, नेक्स्ट डिहाइड्रेशन से क्या करना है? प्रिवेंट करना है। आगे बात समझ में? देखिएगा नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट अपन बात करेंगे, जब क्या कर रहे हैं पर्सन को फोटोथेरेपी दे रहे हैं, तो फोटोथेरेपी दे रहे हैं तो इसका मतलब असेस करना है किसको? सीरम बिलिरुबिन लेवल को। किसको असेस करना है? सीरम बिलिरुबिन लेवल। आगे समझ में? देखिए सीरम बिलिरुबिन लेवल को असेस कर लिया हमने, यानी कि अभी भी बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब फोटोथेरेपी को क्या करना है? लाइट थेरेपी को कंटिन्यू करना है। लाइट थेरेपी को क्या करना है? कंटिन्यू करना है। देखिएगा इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट अपन को देखना है कि फोटोथेरेपी की वजह से कुछ असेसमेंट करेंगे। क्या करेंगे? असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट में देखेंगे कुछ इसकी कॉम्प्लिकेशंस तो डेवलप नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही है? असेसमेंट करेंगे किसका? कॉम्प्लिकेशन का। किसका करेंगे? कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशंस में देखो फर्स्ट वन जो आएगा दैट इज दी ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। क्या आता है? ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। आपको पता है कैसा दिखेगा बेबी? ब्रॉन्ज जैसा, यानी कि ब्रॉन्ज कलर जब बेबी का दिखने लगेगा तो हम लोग समझ जाएंगे क्या हो चुका है पर्सन को? ब्रॉन्ज बेबी कलेक्शन हो चुका है। किसका? यानी कि फोटोथेरेपी की वजह से जो क्या है
एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट हैं या बेस्ट प्रोडक्ट हैं वो बॉडी के अंदर क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं। एक्यूमुलेट हो रहे हैं इसका मतलब बॉडी से निकल नहीं रहे हैं, तो इसको बोलेंगे ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। हमने क्या करना है, तुरंत एससीपी को इन्फॉर्म करना है और स्टॉप करना है। क्या करना है, एससीपी को इन्फॉर्म करना है और फोटोथेरेपी को क्या करना है, स्टॉप करना है। आगे समझ में देखिए, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम एक आपने सुना होगा कई बार, दैट इज द ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है। क्या होता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है वो भी क्या है, एक कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन किसकी है, क्लोरामफेनिकोल की। क्लोरामफेनिकोल एक मलेरियल ड्रग होता है, उसका जब साइड इफेक्ट आता है तो बेबी कैसा दिखता है, ग्रे कलर का। एक और आपने सुना होगा दैट इज द रेड बेबी सिंड्रोम। रेड बेबी सिंड्रोम, रेड बेबी सिंड्रोम या रेड कलर का बेबी हो जाएगा। तो ये भी एक साइड इफेक्ट है किसका, वैंकोमाइसिन का है। किसका है, वैंकोमाइसिन का, ठीक है। लेकिन ब्रॉन्ज बेबी किसका है, फोटोथेरेपी का। किसका है, फोटोथेरेपी का। नेक्स्ट देखिए और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है इसके अलावा बेबी को, दैट इज दी डिहाइड्रेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन। जब डिहाइड्रेशन होगा तो इसका मतलब क्या करना है, फिर आपने वही बता दिया मैंने, आईवी फ्लूइड देना है। क्या देना है, आईवी फ्लूइड देना है। क्लियर आ गई बात समझ में। और देखिएगा नेक्स्ट और क्या हो सकता है, पर्सन को फोटोथेरेपी की वजह से बर्न हो सकता है। क्या हो सकता है, बर्न। जब बर्न होगा तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान नहीं रखी है। क्या कर दिया हमने, बेबी की डिस्टेंस को कम कर दिया है। डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर है, उससे कम कर दिया तो फिर क्या होगा, लाइट से ज़्यादा एक्सपोजर हो जाएगा तो बेबी के अंदर क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। तो इसको भी क्या करते रहना है, असेस करते रहना। आगे समझ में, ये सब किसके अंदर आते हैं, फोटोथेरेपी के अंदर, या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फोटोथेरेपी की बात करते हैं अपन। क्लियर है बात समझ में। यानी बर्न हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया, बर्न का मतलब है आपको हाइपरथर्मिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा, ब्रॉन्ज बेबी। ये सारी की सारी किसके अंदर असेस करते हैं अपन, फोटोथेरेपी के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना आपने। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दैट इज दी एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नंबर 2 हमारा ट्रीटमेंट होगा दैट इज द एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके अंदर भी 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, वो आपने स्पेसिफिक ध्यान रखने हैं। नंबर 2 ट्रीटमेंट होगा पैथोलॉजिकल का दैट इज द एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आगे समझ में, यानी फोटोथेरेपी यूज की नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है बिलिरुबिन का, तो फिर अपन ने क्या करना है, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन में याद रखना हमेशा कौन सा वेन यूज करते हैं, अम्लाइकल वेन यूज करेंगे। कौन सी करेंगे, अम्लाइकल वेन। अम्लाइकल वेन के अंदर क्या डालेंगे अपन, कैनुला, और कैनुला को अटैच करेंगे किसी से, 3 वे से। किससे अटैच करेंगे, 3 वे से। कैनुला डाला अम्लाइकल वेन के अंदर, मोस्ट कॉमन साइट होती है न्यूबॉर्न की, आपको पता है। और कैनुला डालने के बाद में क्या करना है, 3 वे अटैच कर देंगे, तो उसमें 1 वे से क्या करेंगे अपन, ब्लड रिमूव करेंगे। 1 वे से क्या करेंगे, ब्लड रिमूव करेंगे। याद रखना, ब्लड जो रिमूव करेंगे तो फर्स्ट जो ब्लड रिमूव होगा वो कितना होगा, 15 ml होगा। कितना होगा, 15 ml। और इस 15 ml को रिमूव बॉडी से रिमूव करेंगे, किसके, बेबी की बॉडी से रिमूव करेंगे, और इसको क्या कर देंगे अपन, डिस्कार्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे फर्स्ट में। और डिस्कार्ड करने के बाद में फिर क्या करेंगे, इन्फ्यूज करेंगे। इन्फ्यूज करेंगे किसका, फ्रेश ब्लड। कितना, 10 ml। कितना करते हैं, 10 ml। क्लियर बात समझ। यानी फर्स्ट टाइम हम 15 ml निकालते हैं और उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, बिलिरुबिन बेस्ट प्रोडक्ट है, उसको डिस्कार्ड कर देंगे और इन्फ्यूज करेंगे क्या, 10 ml। कैसा, फ्रेश ब्लड। फ्रेश ब्लड का मतलब 72 आवर्स से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। 72 आवर्स के अंदर का फ्रेश ब्लड होना चाहिए, उससे ज़्यादा ओल्ड नहीं होगा। ओल्ड होगा तो कॉम्प्लिकेशन कर देगा, किसके अंदर, बेबी के अंदर। तो याद रखना आपने 15 ml फर्स्ट स्टेप में। किसमें, ये फर्स्ट स्टेप में। अब सेकंड स्टेप की बात करेंगे तो सेकंड स्टेप के अंदर कितना निकालना है हमने, 10 ml रिमूव और 10 ml इन्फ्यूज। इस तरीके से क्या करना है, इसको रिपीट करते रहना है। क्या करते रहना है, रिपीट करते रहना है। कब तक रिपीट करना है, जब तक बच्चे का 80 to 90% ब्लड का क्या नहीं हो जाता, एक्सचेंज नहीं हो जाता, तब तक इस प्रोसीजर को हमने क्या करते रहना है, रिपीट करते रहना है। क्लियर आ गई बात समझ में। अब देखिएगा, जब हमने रिपीट किया तो मैंने आपको अभी बताया था कैसा ब्लड होना चाहिए, फ्रेश। 80 to 90% ब्लड क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो देखिए कितना ब्लड वॉल्यूम लेते हैं एक्सचेंज में, ईबीटी में। तो ईबीटी में होगा दैट इज दी 160 ml पर केजी। कितना होगा, ब्लड वॉल्यूम 160 ml पर केजी। और नॉर्मल आपको पता है न्यूबॉर्न का जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 80 ml पर केजी। कितना होता है, 80 ml पर केजी। इसका मतलब देखिए एक्स्ट्रा ब्लड हमने क्या करना है, इन्फ्यूज करना है। एक्स्ट्रा का मतलब डबल।
कितना, डबल। देखो 8 दूनी के 16, तो इसका मतलब एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो वॉल्यूम होगा वो 160 ml पर केजी होगा, और नॉर्मल जो वॉल्यूम होता है न्यूबॉर्न का वो कितना होता है 80 ml पर केजी, तो डबल यूज करते हैं। इस बात को आप याद रखोगे, वेरी गुड। अब देखिएगा, जब हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो करने के बाद में कई बार क्या होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनको अपन क्या बोलेंगे, फिर कॉम्प्लिकेशन बोलेंगे। किसकी, ईबीटी की, ईबीटी की कॉम्प्लिकेशंस। जब ईबीटी की कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे तो आपको पता है अच्छे से, मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज दी हाइपरकैलेमिया। क्या होता है, हाइपरकैलेमिया, फर्स्ट वन। नंबर 2 दैट इज दी हाइपोकैल्सीमिया। क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया। क्लियर आगे बात समझ में। देखिए जब किसकी बात करेंगे, हाइपरकैलेमिया की, जब हाइपरकैलेमिया की बात करेंगे तो आपको पता है फ्रेश ब्लड नहीं है, ओल्ड ब्लड है। कैसा है, ओल्ड। ओल्ड होगा तो उसके अंदर कौन ब्रेक होती हैं, आरबीसी डैमेज होती हैं, आरबीसी डेस्ट्रॉय होंगी। जब आरबीसी डेस्ट्रॉय होंगी तो इसका मतलब उनसे क्या निकलता है, फिर पोटेशियम रिलीज होता है। वो पोटेशियम जब रिलीज होगा तो वो किसके अंदर आ जाता है, वो ब्लड के अंदर आ जाता है। जब वो ब्लड के अंदर आएगा तो इसका मतलब इसको हमने क्या कर दिया, इन्फ्यूज कर दिया। तो इसका मतलब किसका लेवल ज्यादा इन्फ्यूज कर दिया, पोटेशियम का। तो पोटेशियम, आरबीसी इतने हैं नहीं जितने पोटेशियम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ब्लड के अंदर घूमेगा तो क्या कॉज कर देगा, हाइपरकैलेमिया कॉज कर देगा। क्या कर देगा, हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट देखिए हाइपोकैल्सीमिया। अब आपको पता है हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है, जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव ब्लड के, यानी ऑक्जेलेट। क्या होते हैं, ऑक्जेलेट। ये कैल्शियम को क्या कर लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं और कैल्शियम ऑक्जेलेट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट बना देंगे। तो इसका मतलब कैल्शियम का लेवल अब क्या हो गया, कम। तो इसका मतलब हम इसको क्या कर देंगे, इन्फ्यूज। जब इसको इन्फ्यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, फिर पर्सन को क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया। तो इस हाइपोकैल्सीमिया को प्रिवेंट करने के लिए स्पेसिफिकली आपने याद रखना है 0.5 ml इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। कितना, कैल्शियम ग्लूकोनेट। कितने पे देना है, जब आप 50 ml ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दोगे तो उस 50 ml ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में एक बार इंजेक्शन लगाना है। कितना, 0.5 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट का। फिर आपने 50 ml देना है, फिर वापस 0.5 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट लगाना है, फिर वापस 50 ml देना है। इस तरीके से करना है, क्योंकि हमें क्या प्रिवेंट करना है, हाइपोकैल्सीमिया को कॉज करना है। जब पर्सन को क्या हो गया, हाइपरकैलेमिया, तो एक तो क्या करना है, ब्लड को फ्रेश ब्लड लेके आना है। अगर फिर भी नहीं हुआ है तो फिर क्या दे सकते हैं पर्सन को, हाइपरकैलेमिया में पोटेशियम करेक्शन। बेबी को क्या देंगे, पोटेशियम करेक्शन। आगे से के बाइंड सैचेट दे देंगे। क्या दे देंगे, के बाइंड सैचेट। और देखिएगा नेक्स्ट थर्ड, और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो दैट इज दी हाइपरवोलेमिया हो सकता है। क्या हो सकता है, हाइपरवोलेमिया। अगर आपने सही ड्यूरेशन से नहीं दिया, सही वॉल्यूम नहीं दिया, तो पर्सन के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपरवोलेमिया हो जाएगा। हाइपरवोलेमिया हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है वो देखने को मिलेंगी। तो ये होता है आपका एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या होता है, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट अपन बात करेंगे, दैट इज दी ड्रग थेरेपी। थर्ड वन, तो ब्लड के अंदर आपने याद रखना है फ्रेश ब्लड लेना है, ठीक है ना। 180 ml वॉल्यूम, 160 ml वॉल्यूम होगा पर केजी के हिसाब से। क्लियर है। फर्स्ट 50 ml लेना है, उसको डिस्कार्ड करना है, 10 ml देना है, उसके बाद में 10 ml लेना है, 10 ml देना है, 10 ml देना है, 10 ml लेना है। उसके बाद रिपीट करना है प्रोसीजर कब तक, बेबी का जब 80 to 90% ब्लड क्या नहीं हो जाता, एक्सचेंज नहीं हो जाता। और साथ साथ में असेस करना है आप लोगों किसको, कॉम्प्लिकेशंस को। कॉम्प्लिकेशंस में होंगे हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया और वॉल्यूम। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड वन इंपोर्टेंट मैनेजमेंट होगा, दैट इज दी ड्रग्स। क्या होती हैं, ड्रग्स।